नमस्कार दोस्तों। अभी हुए हैं 6:04। ये थोड़ा लंबा वक्तव्य है क्योंकि विषय लंबा है। तो अगर कोई आप सुन नहीं पाएँ या सुनाई नहीं दे रहा हो या आवाज़ या ऑडियो में कुछ खराबी हो तो ज़रूर बता दें। दोस्तों, आज हमने ये निर्णय लिया है कि हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसके बारे में चर्चा की जाए। जिसको हम पुस्तक कभी-कभी नहीं मानते हैं, भूल जाते हैं, संविधान भारत का। और मैं शुरू करना चाहूँगा इस कोरोना चर्चा को आपको कोरोना नमस्कार करके और ये याद दिला के कि हर तकलीफ में कहीं न कहीं कोई उपलब्धि होती है, कोई फ़ायदे होते हैं। और कोरोना के कठिन समय में मुझे लगता है कि चुटकुलों का जो कोरोना से विशेष संबंध रखते हैं, वो इतने अपरंपार निकले हैं कि ये उपलब्धि है ये। मेरा खुद का एक अच्छे लगने वाला चुटकुला है कोरोना के विषय में कि जब मनोवैज्ञानिक संस्था एसोसिएशन ने सभी लोगों को एक सर्कुलर लिखा, अपने मेंबरान और लोगों को, ये कहते हुए कि कोरोना के दौरान स्वाभाविक है कि व्यक्ति पौधों से, पेड़ों से, फूलों से बातचीत करें और अगर बात करे ऐसा कोई व्यक्ति, तो उसके परिवार को कोई आवश्यकता नहीं है कि वो मनोवैज्ञानिक संस्था को फ़ोन करे, चिंतित होकर। फिर वो लिखते हैं अगले पैरा में कि चिंता तब होनी चाहिए अगर वो पेड़, पौधे और फूल आपको जवाब देना शुरू करें। तो मैं समझता हूँ आज इस दुखद संदर्भ में भी हमें कई चीज़ों पे गर्व होना चाहिए, कई चीज़ों पे आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमारा दूरगामी भविष्य ऐसी संरचनाओं में, ऐसे पुस्तकों में सुरक्षित है। ऐसी ही पुस्तक है हमारा संविधान। हम ये सब सीखते हैं कि देश में 3 स्तंभ हैं, न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है। कार्यपालिका भी कई प्रकार के कानून बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, आदेश देती है। उससे ऊपर विधायिका ठोस कानून, जिसको स्टैट्यूट का कानून कहते हैं, वो बनाने का अधिकार क्षेत्र रखती है। उससे ऊपर न्यायपालिका विशेष रूप से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसे कानूनों को अवलोकन करने के लिए भी अधिकार क्षेत्र रखता है और निरस्त करने के लिए। लेकिन वो निरस्त कैसे करता है? बड़े से बड़े कानून को वो और तीनों स्तंभ हमारे उस चीज के लिए देखते हैं एक पुस्तक की तरफ, जिसमें ये अधिकार क्षेत्र है कि उसकी कसौटी पे, उसके शब्दों को देखकर, उसकी आत्मा को देखकर, उसकी अस्मिता को समझकर ये निर्णय लेना पड़ता है कभी न्यायपालिका को और कभी-कभी विधायिका और कार्यपालिका को। क्या ये चीज़ सही है? क्या ये हमारा कानून भी, विधायिका वाला कानून भी असंवैधानिक है? इसलिए ये सर्वोच्च स्थान पे है हमारे देश में। मैं आज आपसे 3 भागों में चर्चा करूँगा। पहला भाग कि किस प्रकार से लेट अंत में 19वीं शताब्दी से लेकर लगभग 1945-1946 तक महत्वाकांक्षाएं थी भारतीय जनता जनार्दन की। कॉलोनियल समय में ब्रिटेन के शासन के वक्त क्या हमारी मांगें थी, संवैधानिक रूप से कितनी मिली, क्या ढांचा था वो मिलने का, यानी लगभग 1880 के बाद से 1946 तक। दूसरा भाग है वो महत्वपूर्ण समय जब हमारी संविधान सभा बैठी लगभग 3 वर्ष के लिए, 46 से 49। एक अजूबा था विश्व का कि ऐसी कठिनाइयों में 3 वर्ष कौन बैठे, कैसे किया काम, कैसे संरचना की उन्होंने इस पुस्तक की। ये दूसरा भाग होगा। और तीसरा भाग कि किस प्रकार से संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अंग, जिस पर हम चर्चा करेंगे। आप मेरी बात से ही समझ गए होंगे कि एक अथाह सागर है, इतना बड़ा महासागर है कि इसका एक हिस्सा, अगर मैं एक हिस्सा लूँ, भाग 3 मानव अधिकार वाला हिस्सा संविधान, तो उसमें एक पूरा सेमेस्टर हो सकता है।
अगर मैं एक प्रावधान लूं अनुच्छेद 14 बराबरी वाला, तो उसमें 2 सेमेस्टर हो सकते हैं। तो जाहिर है कि जब मैं आपको इतनी बड़ी चीज को कहूंगा, इतने बड़े एक क्षेत्र को कवर करने का प्रयत्न करूंगा, तो मैं अल्प की अति करने वाला हूं, इसलिए क्षमा चाहता हूं। मैं कुछ बिंदुओं को टच करूंगा और निश्चित रूप से इसके कई अलग अलग भागों में आगे विस्तार से कभी और चर्चा की जा सकती है। लेकिन इन सब बिंदुओं, मेरे पहले भाग से पहले एक बिंदु मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अपने आप से पूछें एक अत्यंत सरल प्रश्न, इतना सरल कि कभी कभी मजाक आती है कि ऐसे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं। और वो ये कि लगभग 1930 और 60 के बीच में, जब लगभग 30 देश उपनिवेशवाद से, कॉलोनियलिज्म से निकले, कोई ब्रिटेन की उपनिवेशवाद से निकला, कोई बेल्जियम के, कोई फ्रांस के, कोई हॉलैंड के, कुछ अफ्रीका से निकले, कुछ दक्षिण अमेरिका में, कुछ एशिया में, कुछ दक्षिण एशिया में। तो ये प्रश्न पूछें कि इन सब 25-30 देशों में एक भारत, एक देश कैसे हो गया, सिर्फ एक, जो तब से आज तक एक जबरदस्त व्यापक लोकतंत्र और गणतंत्र बचा हुआ है। अगर आप अपनी आसपास देखें, अपना मुंह घुमाएं, अपनी गर्दन घुमाएं, तो संविधान के खंडर आपको सब जगह नजर आते हैं, चाहे वो दक्षिण एशिया में हमारे पड़ोसी हों, चाहे वो अफ्रीका का पूरा द्वीप हो, चाहे वो एशिया, पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया के कई भाग हों, सिर्फ, और बल्कि मैं तो कहूंगा पूर्व यूरोप के भी, सिर्फ यूरोप, पश्चिम यूरोप और अमेरिका, उत्तर अमेरिका के कुछ हिस्सों को छोड़ दें, तो जो देश उपनिवेशवाद से निकले उनमें से एक भी लोकतंत्र नहीं बचा, सिर्फ भारत एक अपवाद है। एक जबरदस्त ये कहानी है। और इस प्रश्न का आंसर, उत्तर क्या हो सकता है कि कैसे, क्यों, क्या कारण है, मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। एक उत्तर तो बड़ा सरल हो सकता है कि हमारी किस्मत अच्छी थी, जिसे गुड लक कहते हैं। लेकिन एक दूसरा उत्तर मैंने प्रयत्न किया कि शायद हमारी ये किस्मत रही कि अनुक्रमण सही निकला, सीक्वेंसिंग सही निकली। गांधी पहले, नेहरू बाद में। गांधी से बेहतर कोई आजादी दिलाने वाला व्यक्ति मैं नहीं समझता कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में सोच सकते हैं। हम पूरी शताब्दी में, शायद हम कई शताब्दियों में नहीं सोच सकते। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर वो आंदोलनात्मक शक्ति थी, एक अहिंसा का अणुबंब था, जिससे वो आंदोलन करके अभियान से हमको आजादी दिला पाए, लगभग 50 वर्ष में, बल्कि उससे कम में। मैं नहीं समझता कि नेहरू अपने आप में क्षमता रखते थे ये करने की, गांधी नहीं होते। और उसके बाद हमारा सौभाग्य रहा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे। उनका, और मैं नहीं मानता कि नेहरू में त्रुटियां नहीं थी, जरूर रही होंगी, हर व्यक्ति में रहती हैं, लेकिन उनका जो एक विशाल, उदार, लिबरल, गणतांत्रिक हृदय था, जिसमें गणतांत्रिक सभी तत्व थे, थोड़े वामपंथी, उदार ख्याल का व्यक्तित्व, उससे बेहतर व्यक्ति हमारे शुरुआत के 2 दशकों के लिए हमारे गणतंत्र को बचाने के लिए मेरी समझता। अब इसी का अगर आप अनुक्रमण का उल्टा ले लें, पहले नेहरू बाद में गांधी, तो मैं नहीं समझता कि ये परिणाम इतना आसान, या यही होता ऐसा परिणाम। क्या परिणाम होता मैं कह नहीं सकता, लेकिन इसलिए ये अनुक्रमण सही निकला भारत के सौभाग्य से। तो दोस्तों, अब अगर हम पहले भाग पे चलें, यानी किस प्रकार से संविधान ढांचों की, सिद्धांतों की, प्रावधानों की आकांक्षा, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी भारत की जनता में, ब्रिटेन के राज्य में। एक उपनिवेशवाद के समय में जब इतने और देश थे, तब भारत में बहुत मंद भावनाएं थी, बहुत कम अपेक्षाएं थी। 1885 में एक स्कॉटलैंड के व्यक्ति एलन ऑक्टेवियो ह्यूम ने एक भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया। जैसा मैंने कहा, उनकी आकांक्षाएं कम थी कि किस प्रकार से
भारतीय लोगों को कुछ और हिस्सेदारी मिले अपने निर्णय लेने में। और उसी वर्ष के अंत में दिसंबर में उन्होंने एक प्रकार से उसको परिवर्तित कर दिया, जो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस जानी जाती है। कांग्रेस पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। ज्यादातर मांगे उस वक्त प्रशासनिक थी। कुछ मुख्य रूप से ये थी कि जो समितियां जिसके अंतर्गत ब्रिटेन चलाता था शासन अपना, उसमें भारतीयों की ज्यादा विद्यमान हो, भारतीय ज्यादा संख्या में, और अधिकार क्षेत्र उनका बढ़े। इसके बाद के जो फेज थे, और ये लगभग मैं समझता हूं 85 से 1915 तक ऐसे कई संकल्प, रेजोल्यूशन पास हुए, मांगे हुई। ये वो भी समय था जब इस अभियान में दो वर्ग उभर के आए। एक को उदारवादी वर्ग कहा जाता है, मॉडरेट्स, दादाभाई नौरोजी जो पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंच गए, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, ये और कई ऐसे और नाम ब्रिटेन से संलग्न, संबंधित होकर सुधार चाहते थे, संशोधन चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन से झगड़ कर या तोड़ कर नहीं। दूसरी तरफ थे एक उग्र वर्ग, जिसमें सबसे प्रसिद्ध थे लाल, बाल और पाल। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, इसीलिए कहा जाता है लाल, बाल और पाल। ये लगभग 19वीं शताब्दी के बाद दूसरे वाले हिस्से से लेके 20वीं शताब्दी की शुरुआत के 15-20 वर्ष के लोग थे। ये मानते थे, उग्रवादी माने जाते थे इसी धारा में, और सभी का समावेश था इस कांग्रेस की धारा में। 1909 में एक ऊंट के मुंह में जीरे के तुलनात्मक रूप से मिंटो मॉर्ली सुधारों की घोषणा हुई। मिंटो मॉर्ली नाम है उन ब्रिटिश प्रशासकों का जिन्होंने बहुत कम, थोड़ा बहुत सुधार दिया, हक दिए, लेकिन साथ साथ जिसको हम कहते हैं कि फूट डालो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाली नीति को सीधे रूप से बहुत ही बेशर्मी से लाए। और इन्होंने शुरू ये भी किया कि मुसलमान हिंदुओं को आरक्षण द्वारा अलग अलग सीट दी जाए, इत्यादि इत्यादि। ये शुरुआत थी, बहुत कम था। और रोचक बात यह है कि जिन्ना उस वक्त जो मुख्य धारा में थे कांग्रेस के, उन्होंने विरोध किया कि अलग अलग आरक्षण, मुसलमान और हिंदू को अलग अलग सीट इत्यादि। लेकिन वो मुश्किल का समय था, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में निर्णय लिया गया कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आ जाएगी, इत्यादि। इस उथल पुथल में अगला संवैधानिक रूप से मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म, जिसको कहते हैं 1909 का, उसके बाद दूसरा हुआ 1919 में पहुंच गया। 1919 में जो मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटेन में भारत से इंचार्ज, मॉन्टेग्यू, और जो चेम्सफोर्ड हुआ करता था नया गवर्नर जनरल, वाइस रॉय यहाँ के, उनका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स करके 1919 में प्रस्ताव आए, जिसमें आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े तत्व आज के संविधान के। उसमें उन्होंने केंद्र की एक विधायिका सी रखी, 2 हाउसेस रखे, अपर हाउस जिसमें कि टोटल 60 लोग होंगे, 35 चुनावित और 25 गवर्नर जनरल मनोनीत करेंगे। लोअर हाउस होगा 144 का, उसमें भी 100 लगभग चुनावित और बाकी 40 मनोनीत किए गए। उन्होंने ये केंद्र की सूची और प्रादेशिक सूची, 2 सूचियों का आइडिया आया 1919 में कि ये अधिकार क्षेत्र है केंद्र के, ये है प्रदेशों के, और करीब करीब अधिकतर सभी महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र केंद्र की सूची में डाले गए। और वो तीसरी चीज जो लाए, गलत चीज जो बहुत अरसे के लिए चली और हमारे संविधान के बाद से उसका अंत हुआ, वो द्विशासन लाए। प्रादेशिक सूची में द्विशासन, एक तो ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र केंद्र की सूची में, वैसे ही प्रादेशिक सूची में कम। और प्रादेशिक सूची के अंदर भी गवर्नर, जो आज के मुख्यमंत्री को उस वक्त गवर्नर कहा जाता था, ज्यादातर महत्वपूर्ण विषय उनके अधिकार क्षेत्र में रखे, आरक्षित, रिजर्व्ड पावर्स। और जो दिए हुए पावर्स थे, ट्रांसफर्ड अधिकार क्षेत्र, वो आम चीजें थी, स्वास्थ्य, शिक्षा। लेकिन जैसे पुलिस, जमीन से उपजाऊ जो वाणिज्य है, ये सब उन्होंने
रखा आरक्षित गवर्नर, यानी जो केंद्र का नुमाइंदा होता था। तो इसलिए एक प्रदेश में द्विराज्य हो गया, डायरकी ऑफ पावर कहते थे, जिसका विरोध बहुत किया गया। बंगाल में भी बहुत विरोध हुआ। खैर, गांधी जी आ गए थे पूरे रूप से भारत में, पहले ही आ गए थे, लेकिन 1915 तक काफी वो स्थापित हो गए थे। 1909-10 से ही काफी सक्रिय थे और उन्होंने विरोध किया इस सब चीजों का। 1919 में जो न्यूनतम अधिकार मिले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से, उसका भी उन्होंने विरोध किया। और अंत में 1929 में 1929 में वो राउंड टेबल के लिए गए, कॉन्फ्रेंस के लिए, जहां वो बड़ा प्रसिद्ध वाक्य चर्चिल ने उनके लिए इस्तेमाल किया, हाफ नेकेड फकीर। वो पूरा जो पैराग्राफ है वो बड़ा और भी रोचक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं वो पढ़ने का। उसी में से वो वाक्य निकला, हाफ नेकेड फकीर। खैर, इस सब के दौरान एक महत्वपूर्ण चीज हुई। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की पहली बार घोषणा की गई। इससे पहले पूर्ण स्वराज की घोषणा कभी नहीं की गई थी। ये महत्वपूर्ण दिवस है और उन्होंने एक तारीख निश्चित की, सुनिश्चित की पूर्ण स्वराज के लिए, और वो तारीख थी 1929 में 26 जनवरी 1930 की। ये 26 जनवरी जो हमारी आई है, गणतंत्र की तारीख, ये यहां से आई है। इसके बाद सबसे बड़ा सोपान था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। ये हमारे संविधान का सबसे निकट पूर्वज है, सबसे निकट ढांचा हमारे संविधान का यहां दिखता है, यद्यपि काफी फर्क है। इसके मुख्य बिंदु थे कि पहली बात तो स्वतंत्रता नहीं दी गई, जो बार बार बातचीत हो रही थी, पूर्ण स्वराज की हो रही थी, वायदा हो रहा था, वार्तालाप हो रहा था। स्वतंत्रता तो दूर, अधिराज्य भी नहीं दिया गया, डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दिया गया। द्विराज्य था डायरकी, उसको प्रदेश में कम कर दिया, लेकिन उसको केंद्र में ले आए, केंद्र में द्विराज्य बढ़ा दिया। सभी महत्वपूर्ण विषय केंद्र में रिजर्व रखे वाइसरॉय के पास, और जो विधायकी की समितियां थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, उनको कुछ आम अधिकार क्षेत्र दिए गए, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। इस ढांचे में जो हमारे राजसी प्रदेश थे, प्रिंसली स्टेट्स, वो शामिल नहीं थे। वो करीब करीब ब्रिटेन के कंट्रोल और नियंत्रण में थे, लेकिन नाम के वास्ते स्वतंत्र थे, वो इस ढांचे में नहीं आते थे। एक महत्वपूर्ण हिस्सा था 35 वाले एक्ट का, ये 3 लिस्ट की बात, पहली बार 3 लिस्ट आई, केंद्र की सूची, प्रदेशों की सूची और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों के अधिकार क्षेत्र होते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो केंद्र का अधिकार क्षेत्र सबके ऊपर रहता है। अब हम आते हैं इस संदर्भ में हमारे दूसरे भाग पे, जो लगभग हमारी संविधान सभा कैसे बनी और उसने 3 साल में क्या किया। 1946 में बनी, लेकिन 1945 से लेकर 1949 की बात, और उसके बाद तीसरे भाग में हम आएंगे संविधान। ये दूसरे भाग में संविधान सभा की बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे हम कहते हैं, पहली बार हुई एमएन रॉय ने की बात 1934 में, और उसके बाद ये बहुत बात आग पकड़ी। 35 में कांग्रेस ने बहुत जोर से मांग की, 39 में राजगोपालाचारी ने इसकी बात की, और अगस्त 1940 में सैद्धांतिक रूप से यूके इस बात को मान गया था। बल्कि स्वतंत्रता की बात बहुत पकड़ चुकी थी और इरादा बन रहा था, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन अपनी कॉलोनीज को संभाल नहीं पा रहा था और वो चाहता था कि स्वतंत्रता की बात हो। लेकिन ये जो विलंब हुआ 5 वर्ष का, ये मुख्य रूप से द्वितीय विश्व युद्ध से हुआ, नहीं तो शायद कई इलाकों को और भारत को भी स्वतंत्रता 1947 से पहले मिल जाती। खैर, जैसे ही युद्ध खत्म हुआ तो 1946 में एक कैबिनेट मिशन प्लान आया। भारत को, एटली को बहुत धन्यवाद देना चाहिए,
अगर चर्चिल होते तो हमें नहीं मिलती स्वतंत्रता। एटली ने स्वतंत्रता देने का मन में निश्चय कर लिया था। उसने कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 2 लोगों का, जो मिनिस्टर थे ब्रिटेन में भारत के विषयों पे। उनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। तो क्रिप्स और यहाँ के वाइसरॉय थे वेवल। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से क्रिप्स वेवल मिशन हो गया ये। और इसने घोषणा कर दी 1946 में एक आंतरिक सरकार की, क्योंकि ये निर्णय हो गया था कि स्वतंत्रता मिलनी है, लेकिन स्वतंत्रता लेने के लिए जो कई काम करने थे उस दौरान एक आंतरिक सरकार होगी और उस आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री होंगे नेहरू। इस पे जद्दोजहद काफी हुआ। जिन्ना की आकांक्षाएं जो 35 के बाद बहुत बढ़ गई थी, 30 के बाद बढ़ गई थी, उनको बहुत ठेस लगा। उस वक्त उन्होंने ओपन विद्रोह तो नहीं किया खुले रूप से, लेकिन खुद ने उस कैबिनेट को, जिसके आंतरिक प्रधानमंत्री नेहरू थे, उन्होंने उसमें मिले जुले नहीं, अपने आदमी लियाकत अली खान को डाला। और 1946 में जैसे समय निकला, ये देखते हुए कि अब स्वतंत्रता मिलने वाली है और मैं शायद स्वतंत्र भारत में एक अग्रणीय पंक्ति से नहीं द्वितीय पंक्ति में होऊंगा, ये सोचकर उन्होंने जबरदस्त घमासान डायरेक्ट एक्शन नाम से घोषणा कर दी। और उससे बहुत ज्यादा जान और माल का हानि हुई। बहुत ही जबरदस्त बुरा समय था भारत के लिए। खैर, ये मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा, मैं तो संविधान में हूं। तो इस वक्त 9 दिसंबर 1946 में पहली बार हमारी संविधान सभा मिली। संविधान सभा के पहले आंतरिक अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में अध्यक्ष रहे राजेंद्र प्रसाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। इसमें शुरुआत में लगभग 284 सदस्य थे। 15 महिलाएं थी, महिलाओं का संख्या कम थी। इसके चुनाव अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट चुनाव थे, सीधे चुनाव नहीं थे। जो प्रादेशिक सभाएं थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी प्रदेश के स्तर पे, उन्होंने सदस्यों को चुना और वो सदस्य जाके बैठे हमारे संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। लगभग 292 बैठे शुरुआत में। उसमें जुड़े लगभग 92 और लोग जो राजसी प्रिंसली स्टेट्स के थे। और इस प्रकार से लगभग 390 का आंकड़ा था हमारी संविधान सभा का। आप जानते हैं इस दौरान 86 से लेके 47 के बीच में भारत का विभाजन हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा आवागमन हुआ और स्वाभाविक है कि इस 390 की सीटों की संविधान सभा छोटी होके 299 सीट की बन गई। मैं समझता हूं कि अपने आप में अजूबा है कि हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने इतनी दूरदर्शिता दिखाई, इतना धैर्य दिखाया, इतनी समझ दिखाई, इतनी दूरगामी सोच दिखाई कि ऐसे कठिन समय में जब धार्मिक, जब वैमनस्य, दुराव, झगड़ा, विभाजन, तब ऐसे आदर्शों की बात की 3 वर्षों के लिए और फिर उन आदर्शों को हमारे संविधान में परिवर्तित किया। ये अपने आप में एक मानव जाति का, मैं समझता हूं, अजूबा है जिसको पूरे लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए। 3 साल बैठे, लगभग दिसंबर 46 से नवंबर 49 तक, 26 नवंबर 49, 7335 संशोधन के प्रस्ताव आए। उनमें से 2473 संशोधन के प्रस्ताव पारित हुए। सबसे महत्वपूर्ण रोल आलेखन समिति ने किया, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर बने। उनके और मेंबरों का नाम लोग कम जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर का ही नाम आता है आगे, लेकिन और मेंबर थे गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैयालाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान थे एक वकील जिनकी मृत्यु हो गई उस वक्त, और उसके बाद एक और मेंबर आए उनकी जगह। इस संविधान सभा ने अपना काम खत्म किया 26 नवंबर 49 को, 11 सेशंस के बाद, 2 साल 11 महीने, लगभग 3 साल बाद। इसमें एक रोचक फुटनोट हो सकता है कि 1980 के 1 साल पहले 1989 में डॉक्टर एल एम सिंघवी ने इस दिवस को, यानी 26 नवंबर 1949 के दिवस को लॉ डे के नाम से घोषित किया और लॉ डे का पूरा दस्तावेज लिखा
और एक बहुत बड़ा ये अभियान बना जो लॉर्ड ए के नाम से चला 1989 से 2015 तक। 2015 में सरकार ने भारत की केंद्र सरकार ने घोषणा की कि ये दिवस संविधान दिवस के नाम से जाना जाएगा। वही लॉर्ड ए जिसको 1989 में डॉक्टर एल एन सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हैसियत से ये घोषणा की थी। अब इसका जो ढांचा है इसमें कोई दो राय नहीं कि कई जगहों से लिया गया। एक आदर्श ढूंढ की गई कि भाई ढूंढने के बाद सबसे आदर्श तत्व हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, सबको डालें। और ये सबसे बड़ा ग्रंथ है संविधान का विश्व भर में। लगभग 395 प्रावधान, लगभग 1,17,370 शब्द। इसके प्राकथन के जो शब्द मैं अब अलग अलग करके आपके सामने रखने वाला हूं। स्वतंत्रता, बराबरी, सौहार्द्य, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये थी आवाज फ्रांस के क्रांति की, वहां से लिया गया प्राकथन में, प्रियम्बल में। वी द पीपल, ये अमेरिका के 1787 वाले क्रांति के वक्त का लिया गया। हमारी समवर्ती सूची बहुत हद तक 1935 वाले एक्ट से ली गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी ली गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कंकरेंट लिस्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। एक भाग डाला गया मानव अधिकार के भाग 3 के बाद भाग 4, जो कहीं नहीं दिखता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके लिए संविधान समिति के लोग आयरलैंड गए, सिर्फ आयरलैंड में था, और आयरलैंड में उसको स्टडी किया, देखा, और वहां से लिया गया। संशोधन के प्रावधान 368 इत्यादि मुख्य रूप से साउथ अफ्रीका से लिए गए। महिलाएं यद्यपि 15 थी हमारी संविधान सभा में, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हंसा मेहता ने बहुत हद तक मानवाधिकार के भाग 3 में उसी वक्त आए 1948 में, क्योंकि 1946 से 49 तक संविधान सभा बैठी थी। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, UDHR, आया था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र में। एक घोषणा जो शुरू होती है, ऑल मेन आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। हंसा मेहता जो महिला थी, उन्होंने उसको ऑल मैन की जगह ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल करवाया। दक्षिणी वेलायुधन पहली महिला थी, दलित महिला। सरोजनी नायडू जो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष पहली महिला थी, उन्होंने, और जो बाद में गवर्नर, यानी उस वक्त के मुख्यमंत्री को गवर्नर कहा जाता था, रह चुकी थी, उन्होंने बहुत योगदान दिया। विजयलक्ष्मी पंडित जो पहली अध्यक्षा हुई, महिला अध्यक्षा संयुक्त राष्ट्र की आम सार्वजनिक सभा की, जनरल असेंबली की। दुर्गाबाई देशमुख थी जो फौजदारी मुकदमे करती थी, जिन्होंने न्यायपालिका के विभिन्न अनुच्छेदों के योगदान दिया, इत्यादि इत्यादि। हमारा संविधान सभा द्वारा 2 प्रतिलिपियां बनी थी, हिंदी की भी और अंग्रेजी की भी। हर सदस्य ने दोनों में हस्ताक्षर किए। पहली प्रतिलिपि जो जिसपे आप देखते हैं एक आलेख, एक सुलेख, कैलीग्राफिक सुलेख जिसको कहते हैं, पद्धति पे किया गया, बहुत सुंदर। वो किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और वो आप जो शुरुआत का संविधान है जो मिलता है आजकल, उसमें आप देखेंगे लगभग 254 पेन के निब्स उन्होंने इस्तेमाल किए, 6 महीने लगाए, और उन्होंने इसके लिए कोई पैसा नहीं लिया, कोई फीस नहीं ली। उन्होंने कहा कि मेरी एक ही कंडीशन है कि उस संविधान जो कि सुलेख में लिखा गया, कैलीग्राफी में, उसके हर पन्ने पे मेरा नाम होना चाहिए, और अंतिम पन्ने पे मेरा और मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए। इसके साथ साथ संविधान के अलग अलग पन्नों पे चित्र बनाए गए, कोनों में, ऊपर, नीचे, साइड में। राम के चित्र नंदलाल बोस द्वारा, कृष्ण के, नटराज के, अकबर के, शिवाजी के, टीपू सुल्तान के, रानी लक्ष्मीबाई के, गुरु गोविंद सिंह के, गांधी जी की दांडी मार्च का पूरा चित्रण, नेताजी सुभाष
अजंता, अलोरा। तो भारत की समृद्ध संस्कृति, विविध और विभिन्न विरासत सबको दर्शाया गया। और अंत में हस्ताक्षर किए गए, तो सबसे पहले वैसे किया नेहरू जी ने, लेकिन बाद में अंत में उनसे ऊपर किया हस्ताक्षर राजेंद्र बाबू ने, और उसके बाद कई लोगों ने किया। और यद्यपि ये तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में, तो भी इसको संविधान बनाया गया, लागू किया गया, कानून बनाया गया 26 जनवरी 1950 में, यानी 2 महीने बाद। क्यों? आपको याद है कि 1929 में कांग्रेस ने घोषणा की थी पूर्ण स्वराज की, और पूर्ण स्वराज की तारीख निश्चित की थी 26 जनवरी 1930। और इसी प्रकार से हमारा ये संविधान 26 जनवरी 1950 में जन्मा कानून के रूप में, और तब से इसका पहला संशोधन हुआ 1951 में, और 104 नंबर वाला संशोधन यानी 104th संशोधन 25 जनवरी 2020 में हुआ। तो ये हुआ मेरी दूसरे भाग की कहानी, यानी कहानी हमारे संविधान के बनने की, संविधान सभा की। अब हम आते हैं तीसरे भाग को, जो है हमारा संविधान, उसके शब्द, उसकी अस्मिता, उसकी आत्मा, उसकी सोच, उसकी व्यापकता। जैसा मैंने पहले कहा कि आप एक अपनी छोटी पुस्तक इसकी रखें अपने पास में, और जब समय मिले तो कुछ हिस्सा देखें, तो आपको अचंभा होगा। आपको अपने आप को रिवाइंड करके डालना पड़ेगा 1950 में, 1946 में, 1947 में, 49 में, कि कितना आवागमन हो रहा था, कितनी मार काट हो रही थी, कितना विभाजन था, कितना खतरा था, कितना भय था, कितनी गरीबी थी, कितना वैमनस्य था, कितना अविश्वास था। और उस दौरान इतने लोग बैठे 3 वर्ष तक शांतिपूर्वक, और ऐसे ऐसे आदर्शों को बिना झगड़े के उन्होंने सहमति बना के कार्यान्वित किया। एक संविधान में किसी जगह विश्व में नहीं हुआ इतने समय के लिए, और इतने समय के लिए किसी विश्व में कहीं नहीं हुआ ऐसे संकट के समय में, क्योंकि कहीं भी ऐसा विभाजन नहीं हुआ था, कहीं भी इतने करोड़ लोग इधर से उधर नहीं गए थे, कहीं भी इतने करोड़ लोगों की मृत्युएं नहीं हुई थी, क्रूरता नहीं हुई थी। सो अगर इसको अजूबा माने तो कोई इसमें, मैं समझता हूं, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब प्राकथन से शुरू करते हैं, प्रियम्बल से। प्राकथन के अलग अलग शब्दों का मैं विवेचन करता हूं, क्योंकि उससे कई हिस्से संविधान के अपने आप कवर हो जाते हैं। शुरुआत का जो प्राकथन का हिस्सा है वो कहता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यही शब्द थे 1950 में। बाद में इसमें 2 शब्द जोड़ दिए गए 1977 में, 1977 में, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। अब समाजवाद पे कुछ विवाद हुआ कि क्यों डाला ये। देखिए, ऐसी चीजें दोहराना एक ऐसे संदर्भ में जो वास्तविकता है, भारत एक गरीब देश था और तुलनात्मक रूप से अभी भी गरीब देश है। असमानताएं इस देश में सबसे ज्यादा है, आर्थिक असमानताएं विशेष रूप से। तो इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि समाजवाद, सोशलिज्म कोई लग्जरी की बात नहीं है, एक जरूरत है। इसको दोहराना यद्यपि बाद में किया 1977 में, गलत नहीं कह सकते। नेहरू ने विलंब नहीं किया, नेहरू के बाद करीब 7, 8, 10 वर्ष तक समाजवाद ज्यादा चला। लेकिन जब नेहरू ने हमारे आर्थिक व्यवस्था के स्तंभ बनाए, जब उन्होंने स्टील, धान, सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक यूनिट्स, जिसको हम पब्लिक सेक्टर यूनिट कहते हैं, योजना आयोग, ऐसी कई संस्थाएं बनाई, उसने जो हमें मजबूती दी एक सामाजिक दृष्टिकोण से, वो आज तक हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है।
मेरा सौभाग्य है, पाकिस्तान में गया हूँ करीब 6 बार, यदि 15-10 साल से नहीं गया हूँ, 10 साल से। तो अभी तक भी वहां पर टोस्टर से लेके गाड़ियों तक सब कुछ आयात होता है। जो हमने 1960 में 70 में उपलब्धि की धान के विषय में, स्टील के विषय में इत्यादि, वो इस समाजवादी फलसफे के आधार पर की। दूसरा शब्द आता है इसमें जो 77 में ऐड हुआ, लेकिन ये प्राकृतन का पहली लाइन है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, वो है धर्मनिरपेक्ष। ये भी लोग कहते हैं दोहरा के तो निहित है, और ये बात सही है कि हमारे संविधान सभा में इसकी बातचीत हुई और कहा कि इसको शब्द को डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शब्द तो अंतर्निहित है। भारत देश धर्मनिरपेक्ष है और रहेगा। लेकिन 1977 में इसको अगर दोहराया गया और रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया संशोधन द्वारा, तो मैं समझता हूं अच्छी चीज है। अलग अलग समय आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा आज अब समय ऐसा है या पिछले वर्ष ऐसा समय था या भविष्य में ऐसा आएगा। जब हमको लगता है कि ऐसे आदर्शों को याद करना, दोहराना, रेखांकित करना, अगर वो स्पष्ट भी हैं, अगर अंतर्निहित भी है, तो भी उनको दोहराना आवश्यक है। ये निश्चित रूप से इस शब्द का बहुत इस शब्द को विकृत भी बहुत किया गया है, धर्मनिरपेक्ष। एक दूसरा डिबेट है पंथ निरपेक्ष होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष। एक तीसरा डिबेट है कि सर्वधर्म समभाव होना चाहिए या धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इन डिबेट्स में कुछ दम है, सार्थकता है, सर्वधर्म समभाव भी एक फलसफा है, लेकिन इस शब्द का सही आत्मा क्या है? मुझे जो सबसे पसंद है वो है, एक प्रोफेसर थे हार्वर्ड के, भार्गव, उन्होंने कहा कि जब लिंकन ने गणतंत्र की परिभाषा की, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लिंकन की परिभाषा थी लोकतंत्र की, तो उन्होंने पूछा कि भाई बाय द पीपल तो समझ आता है, फॉर द पीपल भी समझ आता है, ऑफ द पीपल क्यों बोला? और फिर अपने प्रश्न का उत्तर दिया धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में। ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जिससे एक एहसास दें सब भारतीयों को कि उनकी साझेदारी है, उनका मालिकाना हक है भारत देश के ऊपर, भारत देश की हर अस्मिता, हर आत्मा के ऊपर, हर व्यक्ति का कितना भी छोटा हो, कुछ न कुछ साझेदारी है। और इसलिए मैं समझता हूँ यही धर्मनिरपेक्षता का सही आयाम है। ये बात सही है कि हमारे यहाँ उस प्रकार से निरपेक्षता न होनी चाहिए और न है, क्योंकि हम बहुत ही विस्तृत एक विविधता वाली संस्कृति है। तो जो पश्चिम का एक परिभाषा है, विशेष रूप से यूएसए ने इसको बहुत एक्सट्रीम पे ले गए हैं कि सरकार किसी रूप से दूर दूर भी संबंधित भी नहीं हो धर्म से, उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में चाइनीज वॉल बनाइए धर्म और सरकार के बीच में। इसका विपरीत एक फलसफा है कि धर्मनिरपेक्षता है कि सर्वधर्म समभाव। सरकार ये झुटलाए नहीं, भूले नहीं कि धर्म बहुत है इस देश में, सभी बराबर हैं, सब में शामिल हो, सब में सबकी उत्सव बनाइए सबका, लेकिन समभाव रखिए सबके बीच में। अब ये एक अलग डिबेट है जो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन ये हुई जो सीमाएं हैं धर्मनिरपेक्ष शब्द की। उसके बाद आगे चलता है संविधान का प्राकथन, तो कहता है विचार अभिव्यक्ति का, विश्वास का, धर्म का, उपासना का विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू बिलीव, प्रोपगेट, प्रैक्टिस, प्रोफेस रिलीजन। ये प्राकथन, ये सभी शब्द प्राकथन के परिवर्तित होके आते हैं अनुच्छेद में, हमारे संविधान के अनुच्छेदों में। जैसे धर्मनिरपेक्षता की बात की, वो आता है हमारे संविधान के कई भागों में। ये धर्म वाली जो है उपासना, विश्वास, अभिव्यक्ति, ये आता है अनुच्छेद 25 से 29 के बीच में। और इसका पूरा एक अलग लेक्चर हो सकता है, लेकिन इसमें कानून के निर्णयों ने 3 टेस्ट अप्लाई किए हैं, कानूनी टेस्ट, कसौटियां 3 करती है। एक कि क्या जिस चीज का आप मांग कर रहे हैं वो धर्म है या संप्रदाय है। पहले तो आपको ये प्रमाणित करना होगा कि धर्म है या संप्रदाय है,
कोई रीति रिवाज, अगर आप कहते हैं कि मेरे धर्म में नंगा चलने की एक प्रवृत्ति है, तो आपको स्थापित करना होगा कि कौन सा धर्म है जिसमें नंगा ही चलना अनिवार्य है, धर्म या संप्रदाय, रिलीजन और सेक्ट। दूसरा, क्या इस रीति को आप, जिसको आप सुरक्षित करना चाहते हैं, संवैधानिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं, वो रीति उस धर्म का एक अभिन्न अनिवार्य अंग है, एसेंशियलिटी टेस्ट। और अगर नंबर 1 और नंबर 2 टेस्ट उपलब्ध हो जाते हैं तो संविधान के ये 3 अनुच्छेद 25 से 29 उस प्रैक्टिस को आरक्षित रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। इसमें कई बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध निर्णय आए उच्चतम न्यायालय के। 1954 में शिरूर मठ से शुरू हुई थी ये श्रृंखला, जस्टिस बी के मुखर्जी का निर्णय 1954 में, और फिर आते रहे पानाचंद, जैन वगैरह वगैरह, पारसी धर्म के विषय में, जैन धर्म के विषय में, शिरूर मठ हिंदू धर्म के विषय में। बीच में इसको समझाने के लिए, समझने के लिए आनंद मार्ग का निर्णय आया, जिसमें एक आनंद मार्गी ने कहा कि हमारे को अनुमति देनी चाहिए कि हम तांडव नृत्य करें वर्ष में एक दिवस पे, क्योंकि आनंद मार्ग नंबर 1 हिंदू धर्म है और आनंद मार्ग का एक अभिन्न रीति है कि हमको तांडव नृत्य करना है सड़क पे। और तांडव नृत्य की एक अभिन्न रीति है कि उस दौरान हम त्रिशूल लेके चले। तो पुलिस कमिश्नर ने उनको प्रतिबंधित कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये कानून व्यवस्था के विरुद्ध है। तो उसका चुनौती दी गई। तो कोर्ट ने कहा कि पहली बार को हम कहते हैं कि भाई आनंद मार्ग नाम की कोई धर्म नहीं कह सकते, हिंदू धर्म है, आनंद मार्ग कोई धर्म नहीं है, न संप्रदाय है। दूसरा, अगर हम ये मान भी लें कि ये संप्रदाय है, जो हम नहीं मान रहे हैं, तो एक तांडव नृत्य करना वर्ष में एक बार त्रिशूल के साथ, ये ऐसे कोई भी संप्रदाय का अभिन्न हिस्सा आपने प्रमाणित नहीं किया है। एसेंशियलिटी टेस्ट में आप असफल रहे। फिर ये मैं पुराने बता रहा हूं आपको, उस श्रृंखला का अभी प्रादुर्भाव जो हुआ है, सबरीमाला केस चल रहा है, मैं इसमें पहले भी अपेयर हुआ और अभी दूसरे फेज में भी अपेयर हो रहा हूं, उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन किस प्रकार से कानून की कसौटियों को देखा जाता है, एक इसमें दलील है, मैं एक पक्ष दे रहा हूं, हमारी तरफ का पक्ष, क्योंकि मैं खुद इसमें एक वकील हूं। ये सही है गलत है तो उच्चतम न्यायालय निर्णय करेगा। लेकिन कार्तिकेय का 1500 जो कार्तिकेय के मंदिर है भारत में, भगवान कार्तिकेय महादेव के पुत्र के, उसमें एक ही है जिसमें कार्तिकेय के नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति में उसको परिलक्षित किया गया है। नैष्ठिक यानी हमेशा पेरिनियल ब्रह्मचर्य। बाकी 1499 में कार्तिक इस भाव में, मुद्रा में नहीं है। तो जो वर्गीकरण किया गया, जिस कारण से हम कहते हैं कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं हुआ, वो वर्गीकरण है महिलाओं और पुरुषों एक तरफ जो उपजाऊ नहीं है। पुरुष को भी 40 दिन का बहुत जबरदस्त प्रथम करना होता है वहां जाने के लिए, जिसमें वो जिस वक्त वो कोई भी गृहस्थ आश्रम की चीजें नहीं कर सकते। उसी प्रकार से एक नियम बनाया गया कि महिलाएं जो उपजाऊ नहीं है, 10 वर्ष से 50 वर्ष की आयु, वो एक कैटेगरी है। पुरुष हो और पुरुष और महिलाओं के बीच का वर्गीकरण नहीं है। वे पुरुष और वे महिलाएं जो इस रूप से गृहस्थ नहीं है, वर्सेस वो महिलाएं और वो पुरुष जो गृहस्थ हैं या जो उपजाऊ हैं। इस वर्गीकरण की संवैधानिकता पर उच्चतम न्यायालय अभी विचार करने वाला है। फिर आगे चलते प्राकथन का अगला लाइन है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ डिग्निटी, ऑफ अपॉर्चुनिटी, बराबरी वाला प्राकथन। सीधा संबंध है इसका। सबसे महत्वपूर्ण हमारा मानवाधिकार भाग 3 का अनुच्छेद 14, बराबरी वाला अनुच्छेद। इस बराबरी वाले में शुरुआत में सीमित था, हमारे उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों ने इसके आयाम और इसके सीमाएं बहुत बढ़ा दी। 14 के 2 आयाम माने जाते हैं। एक तो आर्बिट्रेरीनेस, मनमानी नहीं करना, जो पहले नहीं था आयाम।
और दूसरा आयाम जो शुरुआत से था वो था वर्गीकरण। आप ए और बी के बीच में दुभांत या वर्गीकरण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप वर्गीकरण कर सकते हैं अगर वर्गीकरण का आधार सीधा संबंध रखता है उचित उद्देश्य से। किसी उचित उद्देश्य को हासिल करने के लिए आप वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये दो टेस्ट हैं इस समता वाले टेस्ट। उसके बाद अनुच्छेद 15 से 17 इसी समता, बराबरी, इक्वालिटी वाले प्रावधानों की प्रादुर्भाव है। 15 है कि आप के बीच में भेदभाव नहीं हो सकता, समता रखनी पड़ेगी धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। तो साथ ही इमीडिएटली हमारे संविधान में हमेशा ऐसा कोई भी हक एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण नहीं है। हर हक दिया है पूर्ण रूप से, उसके तुरंत बाद उसके अपवाद दिए, जिसको हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, उचित सीमाएं और प्रतिबंध। तो इसका अपवाद उसी अगले लाइन में दिया गया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि क्या आप गैर बराबरी नहीं कर सकते। इस सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आप महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं कि आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, SC STs के लिए विशेष कानून नहीं बना सकते। शिक्षा के विषय में पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप कानून बना सकते हैं। ये आ जाते हैं अपवाद। फिर आप जाते हैं 16, ये वही समता बराबरी का द्योतक है, लेकिन रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के विषय में। फिर साथ साथ अपवाद दिया है कि बराबरी होनी चाहिए लेकिन आरक्षण कर सकते हैं, नहीं तो आरक्षण ही नहीं हो सकता है। आरक्षण बराबरी का विरोधाभास है विशेष वर्गों के लिए। फिर आता है 17, जिसमें अछूतता, अनटचेबिलिटी को एकदम कड़े शब्दों में प्रतिबंधित कर दिया। फिर प्राकथन अंत होता है, प्रियम्बल, अंतिम लाइन है बड़ी रोचक। व्यक्ति की गरिमा, और शुरू में था उसमें लाइन, व्यक्ति की गरिमा बंधुता के आधार पर सुनिश्चित करने वाली बंधुता, द डिग्निटी ऑफ पर्सन बेस्ड ऑन फ्रेटर्निटी। उसके बाद इसमें 1977 में जोड़ा गया और अब ये पढ़ा जाता है, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो मेन शब्द है फ्रेटर्निटी, बंधुता। आप देखते हैं कि बंधुता सीधा संबंध रखती है धर्मनिरपेक्षता से, सामाजिक न्याय से, समता से, सामंजस्य से इत्यादि। तो ये हमारा एक ढांचा आ गया। अब करीब करीब 7 बजने वाले हैं, तो मैं अगला 15, 20, 25 मिनट और कुछ प्रावधानों की बात करूं, उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। आपने प्राकथन देख लिया और प्राकथन से संबंधित कई प्रावधान सीधे देख लिए, 14, 15, 16, 17, 25 से 29, उन शब्दों से जो प्राकथन से निकले। भाग 3, जिसको मानव मूल अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स चैप्टर कहा जाता है, जो अनुच्छेद 13 से शुरू होता है, 12 से, और चलता है 30-32 तक। उसमें आ जाता है सबसे महत्वपूर्ण 19, अनुच्छेद 19, और 25 से 29 मैंने बताया आपको धर्म के विषय में, जो मैंने कवर कर लिया। तो 19 जब बना था, पहली बात तो ये पूरा भाग मानव अधिकार वाला बहुत हद तक प्रभावित था यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो आपको याद हो संयुक्त राष्ट्र में आया था एक घोषणा के रूप से। वो ट्रीटी नहीं बना था, ट्रीटी तो बाद में आई 60 में, 62 में इत्यादि, लेकिन एक घोषणा की थी, संयुक्त राष्ट्र बना था उसी वक्त नया नया। तो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की घोषणा हुई थी, और उससे प्रभावित होकर हमने 7 हक बनाए थे 19 में, अब अनुच्छेद 19 में, और अब रह गए हैं उन 7 में से 6। पहला हक था 19(1)(अ) में वाक स्वतंत्रता का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें बाद में स्वतंत्रता प्रेस, पत्रकारिता का भी जुड़ गए। शब्द नहीं है उसमें, लेकिन निर्णय द्वारा उसमें अंतर्निहित मानी गई। दूसरा वो हो गया 19(1)(अ). फिर हो गया बी, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का मानव अधिकार, असेंबली। तीसरा
संगम, संघ, सहकारी संस्थाएं बनाने का, टू फॉर्म एसोसिएशंस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। चौथा डी जिसको कहते हैं भारत में सर्वोच्च भारत में, सर्वत्र भारत में अबोध रूप से संचरण करना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। पांचवा है कि कहीं भी भारत में निवास करना, रहना बसना, ये है ई। और छठा था जिसको एफ कहते थे उस वक्त, संपत्ति का मानवाधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जो 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया और अभी भी नहीं आया कभी वापस। तो अब हमारे 7 के 6 रहते हैं। और 7वां है जी, जो अब छठा हो गया क्योंकि एफ तो चला गया, जी है अभी, व्यापार और कारोबार करने का मानवाधिकार। अब रोचक बात यह कि आप कहेंगे अगर इतने अधिकार हैं तो इनमें फिर कई प्रतिबंध कैसे लगते हैं? वो लगते हैं 19(2) से, 19(3) से, 19(4) से, यानी ब्रैकेट 4, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट 3, 19(5) से इत्यादि। ये हमारी संरचना है संविधान। तो 19(2) लें आप, तो एक तरफ कहा कि स्वतंत्रता है बोलने की, और साथ में 19(2) में कहा लेकिन वे उचित प्रतिबंध लगाए दिए जा सकते हैं उस वाक स्वतंत्रता पर। कौन से हैं वो? आप वाक स्वतंत्रता द्वारा, उदाहरण दे रहा हूं जो लिखा है संविधान के 19(2) में, अवमानना नहीं कर सकते कोर्ट कचहरी की, न्यायपालिका। वाक स्वतंत्रता मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की मानहानि कर लें। तो 2 अपवाद हो गए उसके, अवमानना कंटेम्प्ट, मानहानि डेफेमेशन। तीसरा, वाक स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि आप वो आईपीसी वाले सभी उल्लंघन करें जिससे आप आपसी वैमनस्य फैलाएं, समुदायों में झगड़ा करवाएं, तो क्या गाली गलौज करें वाक स्वतंत्रता दिखा के। तो ये हमारा एक ढांचा है, स्टाइल है हमारे संविधान। उसी प्रकार से 19.3 में कहा है कि भारत की प्रभुता, अक्षुण्णता इत्यादि अखंडता के आधार पर हम उस 19(a) या (b) को प्रतिबंधित या कम या डाइल्यूट कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, उचित प्रतिबंध या संचालन। तो ये हुआ हमारे भाग 3 की बात, प्राकृतन की हो गई, भाग 3 की हो गई। अब एक तीसरा बिंदु है संविधान में, जैसा मैंने कहा कि अथाह है, मैं तो कुछ बिंदु सिर्फ उठा रहा हूं, इसको मैं समझता हूं आपको रोचक लगेंगे। संघीय ढांचा की, इतना बड़ा देश है, इतने प्रदेश हैं, इतने मुख्यमंत्री हैं, इतने प्रादेशिक पार्टियां हैं, इतने अलग अलग सरकारें हैं, इतनी गठबंधन है, तो सीधा बात है कि हमारा देश है तो सही संघीय ढांचे का। लेकिन ये रोचक कहानी है। देखिए, पहली बात तो संघीय ढांचा जिसको फेडरलिज्म कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि कई ऐसी आकांक्षाएं, कई ऐसी मांगे, कई ऐसी अपेक्षाएं जो असंतोष पैदा करती हैं, गुस्सा पैदा करती हैं, झगड़ा पैदा करती हैं, वैमनस्य भी पैदा कर सकती हैं। अगर वो संघीय ढांचा होने से वो प्रादेशिक स्तर पे प्रादुर्भाव होकर प्रादेशिक स्तर पे ही सेटल हो जाती है, प्रादेशिक स्तर तक ही सीमित रह जाती है, नहीं तो वो केंद्र पे आके एक बम की तरह फटती। अब आप पहली बात तो शुरू करें इसमें ये सोचकर कि 1950 के पहले, यानी 46 से 50 में, आप सोचिए कि हमारे निर्माताओं को कितना भय रहा होगा कि ये देश तो साथ रहेगा ही नहीं, ये देश तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, विभाजित हो जाएगा, सैकड़ों लोग जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, धर्म इतने हैं, रीतियां रिवाज इतने हैं। तो उन्होंने संरचना अपने माइंड में डिस्कस सब किया, संघीय ढांचा बहुत डिस्कस किया हमारे संविधान सभा में, लेकिन फिर कहा कि हम जहां तक हो सके एक अमली ढांचा रखेंगे, यूनिटरी सिस्टम, अमली ढांचा। और यूनिटरी अमली ढांचा में थोड़े थोड़े संघीय तत्व देंगे। इसलिए 5-7 वर्ष बाद एक बड़े प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया के लेखक ने कहा कि ये कहते हैं कि ये संघीय देश है, ये वास्तव में अमली ढांचे वाले देश हैं, और मैं इसको क्वेज़ाई फेडरल कहूंगा। इस शब्द का इजाद किया उस ऑस्ट्रेलियन ने, यानी मूल रूप से अमली ढांचा जैसा कि ब्रिटेन में होता है, और कुछ संघीय तत्व। एक ये भी बात याद रहनी चाहिए कि हमने बहुत स्टडी किया उस वक्त 1946 से 50 के दौरान अमेरिका के संविधान को,
और हमने वो ढांचा संघीय नहीं अपनाया। क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि वो सही रूप का पूरा संघ है, 100% संघ है। क्यों है संघ अमेरिका? क्योंकि वहां कई ऐसे प्रदेश हैं, आज 50 प्रदेशों में 10-12 ऐसे प्रदेश हैं जो स्वतंत्र देश थे, अपने आप में अलग देश था। लुइसियाना एक अलग देश थे, कई और, टेक्सास एक अलग देश था। इन सब देशों ने अपने अधिकार क्षेत्रों की क्षति करके कहा कि हम अमेरिका के केंद्र को शामिल हो रहे हैं, उसमें जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जुड़ने की कंडीशन है कि हम तो देश थे पहले, हम 3, 4, 5, 7, 9 अधिकार क्षेत्र आपको देंगे, लेकिन बाकी 90 अधिकार क्षेत्र हम अपने पास रखेंगे, जैसे करेंसी, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि इत्यादि। हम अमेरिका के जो केंद्र है उसको देते हैं। लेकिन आज वहां तक अमेरिका में तो यह हालत है कि हर नागरिक के ऊपर 2 प्रकार के न्यायपालिकाएं भी काम करती है। अधिकतर सब चीजें प्रदेश की नीचे वाली, निचली वाली न्यायालय, प्रदेश की मध्यम वाली न्यायालय और प्रदेश का उच्चतम न्यायालय, और सिर्फ संघीय केंद्र वाले प्रश्नों में, जो कि सीमित सूची है, उसमें जो फेडरल केंद्र वाले न्यायपालिका है वो मुद्दे जाते हैं, जिसको आप कहते हैं केंद्र वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, केंद्र वाला कोर्ट ऑफ अपील और केंद्र वाला उच्चतम न्यायालय, यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो ये फर्क था, हमने ये ढांचा नहीं लिया। और इसका विशेष आपको सीधा परिलक्षण मिल जाएगा हमारे संविधान सभा में कि लोगों को भय था, सही रूप से भय था निर्माताओं को, कि उसको ज्यादा अगर संघीय बनाएंगे तो बिखर जाएगा। और आप इसको देखते हैं कि मूल रूप से अमली ढांचा और कुछ फेडरल संघीय तत्व, कई उदाहरण में उदाहरण है कि हमने 356 रखा। ये ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत केंद्र किसी भी प्रदेश के शासन को ले सकता है। तो ये संघीय ढांचे का विरोधाभास हुआ कि नहीं? दूसरा, 3 सूची बनाई, 2 नहीं बनाई। एक केंद्र की सूची और दूसरी प्रदेश की सूची हो सकती थी, लिस्ट 2। हमने तीसरी बनाई समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, जिसमें बढ़ते बढ़ते अब 50 के लगभग विषय हैं। और इनमें दोनों कानून बना सकते हैं, प्रदेश भी और केंद्र भी। लेकिन अगर चाहे तो केंद्र का कानून इस समवर्ती वाली सूची में सर्वोपरि होगा। सिर्फ लिस्ट सूची 2 नंबर, लिस्ट 2 में सर्वोपरि होगा प्रदेश का कानून उन विषयों पे जो लिस्ट 2 में है। नहीं तो केंद्र की नंबर 1 सूची में और नंबर 3 सूची में सर्वोपरि केंद्र होता है। तीसरा उदाहरण कि क्यों अमली ढांचा था, संघीय ढांचा नहीं था, वो है आपातकाल के प्रावधान 352 से लेकर 360। कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें प्रदेश के करीब करीब सभी अधिकार क्षेत्र आपातकाल में आप ले सकते हैं। चौथा उदाहरण 249 अनुच्छेद नंबर। इसमें संसद के राज्यसभा में अगर पारित हो एक संकल्प, रेजोल्यूशन, तो राष्ट्र हित में कोई भी कानून पास कर सकता है केंद्र, यद्यपि वो सूची नंबर 2 का भी हो। इसका एक उदाहरण है जीएसटी। जब जीएसटी हुआ तो ऐसा ही एक संकल्प पारित किया गया राज्यसभा में। उसके आधार पर ये कानून जो जीएसटी का बना है, इसमें बहुत सारे प्रदेश की सूची के विषय हैं, और अगर इसमें ये 249 का प्रयोग नहीं होता तो ये कानून असंवैधानिक होता। और अंतिम उदाहरण है अमली ढांचे का 253 कि अंतर्राष्ट्रीय अगर कोई भी करारनामा है, इंटरनेशनल ट्रीटी, तो उसको कार्यान्वित करने के लिए भी प्रदेश के हकों को केंद्र कानून द्वारा पारित कर सकता है, उन अधिकार क्षेत्र पर भी जा सकता है जो प्रदेश के। लेकिन ये तो हुई हमारे निर्माताओं की संरचना या सोच। अब जो बड़ी रोचक कहानी है, जिसमें मैं 5 मिनट लूंगा, कि किस प्रकार से उस सोच के बिल्कुल विपरीत पिछले 70 वर्ष में हमारा वास्तविकता में, परिचालन में, ऑपरेशन में, प्रैक्टिस में ढांचा ज्यादा और ज्यादा संघीय बनता जा रहा है, अमली से संघीय। इसको हमने कहा है कुछ लेखकों ने
अनजाने में संघीय ढांचा, अनजाना संघीय ढांचा, इनएडवर्टेंट फेडरलिज्म। और इस स्वाभाविक रूप से ये 6 कारणों से हुआ है। इसका मैं संक्षेप में विवरण कर दूं। जो ढांचा था अमली, अक्षर थे अमली, सोच और उद्देश्य था अमली, वो वास्तविकता में जमीन पर परिचालन में ज्यादा संघीय हो गया है बहुत हद तक। इसका एक कारण है भाषा की संघीयता। जो पहले हमारे उपद्रव होते थे भाषा को लेके, जब से 3 भाषाओं का फॉर्मूला हमने 1960 से लिया, तब से वो बहुत हद तक सेटल हो गए। और ये 3 भाषाओं का, इसको हम भाषा वाला संघीयपन कह सकते हैं, लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। और वैसे बता दूं आपको, हिंदी के लिए करोड़ों रुपयों का व्यय किया है सरकार ने। हिंदी सलाहकार समिति, किताबें, नोटिफिकेशन, सलाह, और कई बार थोपने का प्रयत्न। इतने वर्षों में थोपने से हिंदी नहीं बढ़ी है। आज हिंदी सबसे ज्यादा बोली वाली भाषा है भारत में। इसलिए नहीं कि आपने थोपने का प्रयत्न किया, इसलिए क्योंकि स्वाभाविक रूप से, विशेष रूप से हमारे देखने वाले मीडिया के कारण, हर प्रकार के लोग हिंदी में मीडिया में बोलने लगे। और जहां आप किसी को स्वाभाविक रूप से बोलने देते हैं, तो हमारे दक्षिण के दोस्त, पूर्व के दोस्त बड़ी आसानी से आज हिंदी में वार्तालाप करते हैं। तो ये हुआ भाषा वाला संघीयता। दूसरा लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म। दूसरा आर्थिक संघीयता, मौद्रिक संघीयता, फिस्कल फेडरलिज्म। बहुत अरसे तक 1950 के बाद 40 वर्ष तक टैक्स और अनुदान, टैक्स और ग्रांट्स जो केंद्र को देना अनिवार्य है प्रदेशों को, वो 30-33% ही देती थी केंद्र। कई कारणों से, कई संशोधनों से, और अब जीएसटी भी आ गया है, जो टैक्स और अनुदान सब मिला के केंद्र अब देती है प्रदेशों को, वो हो गया है लगभग 43%, 43%। और मैं समझता हूँ कुछ समय में 45% हो जाएगा, और क्या पता 5-7 साल में 50% हो जाए। तो ये बढ़ोतरी से फिस्कल फेडरलिज्म, आर्थिक और मौद्रिक संघीयता आई है, जो हमारे शुरुआत में नहीं थी। तीसरा न्यायिक पुनर्विचार, जुडिशियल रिव्यू। देखिए, हमारे देश में जो न्यायिक और न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है पुनर्विचार का, वो विश्व में कहीं नहीं। अमेरिका से सैकड़ों गुना आगे, लंदन से हजारों गुना आगे, किसी देश में ये अधिकार क्षेत्र नहीं है। हमने निर्माण किया PIL का, हमने निर्माण किया मूल ढांचे का, जिसकी मैं बात अभी करने वाला हूं। तो इसका संघीय ढांचे से क्या फर्क, इसने कैसे अनजाने में ज्यादा संघीय बनाया? ऐसे बनाया कि सबसे बड़ा संघ का विरोध था, संघीय ढांचे का विरोध था 356 का उपयोग या दुरुपयोग। 356 लगभग 100 बार इस्तेमाल किया गया 2000 के पहले, 1950 से लेकर 2000, औसतन रूप से 2 बार प्रतिवर्ष। 2000 के बाद ये प्रावधान मुश्किल से 15 बार इस्तेमाल हुआ होगा। और उन सभी केसेस में करीब करीब जो 1999 तक नहीं होता था, जो पुनर्विचार के निर्णय आने लगे, वो सिर्फ निर्णय ही नहीं आए, निरस्त ही नहीं किया, लेकिन वो बहुत जल्दी आने लगे। पहले क्या होता था, मुंबई बड़ा इसमें प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध निर्णय है। मुंबई ने भी कर्नाटक में जो राष्ट्रपति शासन हुआ उसको निरस्त किया, लेकिन ये निरस्तता आई 3-4 साल बाद, जब तक हेगड़े सरकार शासन से हट गई, राष्ट्रपति शासन से दूसरे चुनाव हो गए। तो वो सिर्फ एक सैद्धांतिक निर्णय था, उसका जमीनी असर शून्य था। रामेश्वर आया 2000-2004 को, बिहार के विषय में निर्णय रामेश्वर, वो भी 2-3 वर्ष बाद आया। लेकिन उसके बाद पिछले 15 वर्षों में जो निर्णय आए हैं, और मेरा सौभाग्य है, गौरव के साथ कहता हूँ कि उन हर एक में मैं शामिल था वकील के तौर पे। उत्तराखंड, कर्नाटक का पहला निर्णय जिसको आप रात वाली हियरिंग कहते हैं, कर्नाटक का दूसरा वाला, महाराष्ट्र का हाल में, झारखंड का, गोवा का, अरुणाचल का, ऐसे कई उदाहरण हैं। इन सब में या तो राष्ट्रपति शासन को तुरंत हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में
निरस्त करार किया गया। उत्तराखंड देख लीजिए आप, उच्च न्यायालय ने लगभग महीने भर में उसको पॉश कर दिया, निरस्त कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो केंद्र सरकार कोशिश करके एक बार गलत काम भी कर दे, 3 साल बाद निरस्त होगा, तब तक सरकारें बदल जाएंगी, हमारा काम तो हो गया, ये भावना हट गई। या जहां फ्लोर टेस्ट का मामला था, जो कर्नाटक का उदाहरण है, वहां 2-2 दिन में, एक दिन में, 3-3 दिन में फ्लोर टेस्ट करवाना शुरू कर दिया उच्चतम न्यायालय। तो ये न्यायिक पुनर्विचार एक तीसरा कारण है संघीय ढांचा को मजबूत करने का। निर्णय पहले भी आते थे लेकिन विलंब के साथ आते थे और इतने पुरजोर नहीं थे, सीधे स्पष्ट और सीधे नहीं थे। चौथा, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। जाहिर है कि जितना विकेंद्रीकरण ज्यादा होगा उतना अमली ढांचा कम होगा, संघीय ढांचा बढ़ेगा। तो विकेंद्रीकरण हुआ, सबसे बड़ा इसमें क्रांति आई। एक 1986 की रिपोर्ट है, डॉक्टर एल एन सिंघवी रिपोर्ट, हाई पावर्ड कमेटी ऑन पंचायती राज। उसके आधार पर संविधान बदला गया 90-91 में और कार्यान्वित हुआ 92 से, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा। और इसके आधार पर क्रांति लाए हम हमारे पंचायती राज के शासन पे। तो सीधा केंद्र से प्रदेश पे रुक के नहीं, पंचायत पे पहुंच गए। और पंचायत 3 स्तर की हो गई, नीचे वाली, तालुका वाली, बीच वाली और प्रादेशिक स्तर वाली। जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे विषय जो प्रदेश निर्णित करता था, वो अब पंचायतें निर्णित करती हैं। और अब मैं सांसद के रूप से जब मैं कभी जाता हूं अपने MPLAD प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसके 400 मेरे स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रोजेक्ट्स राजस्थान में और अब पश्चिम बंगाल में भी है, तो करीब करीब 50% से ज्यादा जो सामने बैठ के बात करता है वो महिला होती है। क्योंकि पंचायत के तीनों स्तर पे ये आरक्षण महिलाओं का 50% है, 40% है। और लगभग 2 करोड़ लोग ऐसे जो कि शक्तिशाली बनाए गए हैं, अधिकतर महिलाएं जो पद होल्ड करती हैं। ये नॉर्वे और स्कैंडिनेविया की कई देशों से ज्यादा जनसंख्या है, उनकी जनसंख्या इससे कम है। तो ये जो सशक्तिकरण हुआ है इससे, विकेंद्रीकरण से, ये सही रूप से संघीय ढांचे को मजबूत रहा। 5वां अनजाने वाला संघीय का कारण आर्थिक उदारता, जो 85 से शुरू हुई और जो 91 में लिबरलाइजेशन, जिसको उदारता कह सकते हैं, आर्थिक रूप से हुई, उससे केंद्र के अधिकार क्षेत्र बहुत कम हो गए। आप अपने सही लोगों से बात करिए, सच्चाई है कि केंद्र के कैबिनेट मंत्री का आज प्रदेश के मुख्यमंत्री से 1/3 से भी कम अधिकार क्षेत्र और पावर है। कैबिनेट मिनिस्टर जरूर है, लेकिन जितना पावर उनको है उससे 3 गुना से ज्यादा होगा मुख्यमंत्री प्रदेश का, क्योंकि वहां प्रदेश में विकेंद्रीकरण, आर्थिक उदारता कम हुई है, केंद्र में बहुत हुई है। कई औद्योगिक लोग जो दिल्ली, जो बंबई और कलकत्ता से और मद्रास से, चेन्नई से आया करते थे भागते हुए दिल्ली हर काम के लिए, आजकल वो अपना पूरा कार्यकाल निकाल सकते हैं बिना दिल्ली आए, क्योंकि इस आर्थिक उदारता से प्रदेश के हक बड़े हैं। पहले मुख्यमंत्री रोड शो करने जाते थे पैसा लाने के लिए प्रदेश की, उनको अनुमति चाहिए थी केंद्र की, और बहुत चीज उनको देखनी पड़ती थी, अनुमति मिलती नहीं थी। आज सीधा प्रदेश जाता है बाहर मुख्यमंत्री और सीधा मानता है इन्वेस्टमेंट अमेरिका से, जापान से। तो ये संघीय ढांचे के सब मजबूती करने वाले तत्व हैं, विकेंद्रीकरण के तत्व हैं। और अंतिम मेरा अनजाने वाले संघीय ढांचे का तत्व, प्रादेशिक पार्टियों का प्रादुर्भाव। ऐसा नहीं है गठबंधन नहीं थे हमारे यहाँ, पहले प्रादेशिक पार्टियां भी थी, लेकिन 1991 से लेकर करीब करीब ये संस्थापित हो गई हमारे ढांचे में, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई, जम गई हैं। आज जो मुख्य पार्टियां हैं, जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टियां कहती हैं, समझती हैं, उससे कहीं ज्यादा क्षेत्रफल में और जनसंख्या के आधार पर लोकतंत्र पे जो शासन कर रही हैं वो है प्रादेशिक पार्टियां या गठबंधन। और इससे, जिसको आप और हम एक बहुत ही झगड़े वाला आवाज समझते हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग समझते हैं, जिसको हम एक स्थायी नहीं समझते, राष्ट्रहित के विरुद्ध समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है
कि ये जो भी वहाँ के लोकल महत्वाकांक्षाएं हैं उनका ध्यान ले लेती है, उनके आधार पे ये पनपती है, बढ़ती है और उनको संतोष पहुंचाती है। तो ये हुए 6 कारण जिससे हम एक अमली ढांचे वाले यूनिटरी देश से वास्तव में अब बहुत हद तक, मैं कहूँगा 40% से ज्यादा हद तक संघीय हो गए। तो हमने अब जहां तक संविधान का सवाल है, प्राकथन पूरा किया, भाग 3 पूरा किया, संघीय ढांचा पूरा किया। अब आते हैं एक और रोचक विषय में, संविधान के संशोधन। संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद है 368, भाग है 20। अब इसमें बड़ी रोचक कहानी इसलिए है क्योंकि शुरुआत से डिबेट चला और ये बड़ा सरल, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत कभी भी तानाशाह नहीं हो सकता, डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती। देखिए, तानाशाही हर देश में तब आई है, संविधान के समर्थन से आती है तानाशाही। तानाशाही संविधान को रद्द करके नहीं आती। इदी अमीन ने पहले संविधान को बदला और संविधान में लिखवाया कि वो ये हो सकता है, वो हो सकता है, गणतंत्र नहीं होगा, मैं प्रेसिडेंट फॉर लाइफ होऊंगा। जो भी तानाशाह होते हैं, मुसोलिनी, हिटलर, तो संविधान के समर्थन और आधार पर होते हैं तानाशाह। तो हमारे जो मूल ढांचे की थियरी है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसकी इतनी प्रसिद्धता क्या, हमने निर्माण किया, इन्वेंट किया और अब विश्व भर में उसको कॉपी किया गया। उसके आधार पर हम तानाशाह कभी नहीं बन सकते। ये कैसे हुआ? आज संविधान में अगर कुछ भी संशोधन चाहते हैं तो 368 में लिखा है कि 2/3 जो मौजूद हो लोग और जो वोट दे, 2/3 के बहुमत से तो संविधान को संशोधित कर सकते हैं। तो ये लाजमी है कि अगर आप सिर्फ अक्षर पढ़े संविधान के, तो मैं संविधान में कल लिख सकता हूं कि महिलाओं का, इस संविधान के अंतर्गत महिलाओं के पास वोट नहीं है। महिलाएं चीखेंगी, उत्तर आएगा कि संविधान में लिखा है, 2/3 संसद ने इसको पारित किया है। अगर बहुमत राजीव गांधी की 1984 में बहुमत थी 80%, यानी 4/5, 5 हिस्सों का अगर लोकसभा था तो 4 हिस्से राजीव गांधी के थे। तो अगर वो 2/3 बहुमत से ये पारित कर देते कि महिलाओं का वोट नहीं, या ये पारित कर देते कि ये देश एक मोनार्की होगा, राजशाही होगा, या ये कह देते कि कोई भी मानवाधिकार नहीं होगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ आपको परिलक्षित करने के लिए, जो जबरदस्त एक इजाद की पालकी वाला ने, मूल तत्व के डॉक्टर। तो जाहिर है आप कहते कि भाई 2/3 से हुआ है, संविधान में लिखा है, उसमें गलत क्या है? और संविधान में इसलिए लिखा है क्योंकि 2/3 लोगों ने वोट किया, और 2/3 ने इसलिए वोट किया कि बहुमत उस वक्त की सत्तारूढ़ सरकार में है। तो इस डिबेट का शुरुआत वैसे 1951 में हुई। 51 में आया शंकर प्रसाद और 65 में आया सज्जन सिंह। 2 निर्णय जिनमें ये बात डिबेट हुआ कि अगर संविधान में संशोधन का अधिक पावर दिया गया है 368 में, तो सब कुछ संविधान में संशोधित किया जा सकता है और भाग 3 भी संशोधित किया जा सकता है। क्यों नहीं? पावर दिया है, उसमें ये तो नहीं लिखा है कि 2/3 लोग संशोधित कर सकते हैं लेकिन भाग 3 को संशोधित नहीं कर सकते। ये 2 निर्णयों ने शंकरी प्रसाद 51 और सज्जन सिंह 65 में किया कि हाँ, जो संविधान का अक्षर है उसको हमको मानना पड़ेगा। फिर ये डिबेट वापस शुरू हुआ 1967 में, 1967 में गोलकनाथ नाम का सबसे बड़ी बेंच, उस वक्त तक 13 जज वाली बैठी, और इसने बिल्कुल एक विपरीत मत लिया पुराने केसेस से। पुराने ने कहा था कि कर सकते, इन्होंने कहा कि संविधान के 368 के अधिकार क्षेत्र जिसके अंतर्गत आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उसमें यह अधिकार क्षेत्र नहीं है कि आप भाग 3 को संशोधित कर सकते। फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, मूल अधिकार, मानव अधिकार को आप नहीं कर सकते संशोधित, बिल्कुल। ये 13 जजेस ने, पहली बार बैठी थी खंडपीठ 13 जजेस की। उसके बाद आया, और ये गोलकनाथ भी पालकीवाला ने जिरह की। तो पालकीवाला की सोच पे था, लेकिन अब यहां देख रहे हैं गोलकनाथ में कि थोड़ा ये एक एब्सोल्यूट प्रस्ताव था कि बात आप कोई बदल ही नहीं सकते। कभी जरूरत पड़े, जैसे आपको जरूरत पड़ी थी 78 में कि संपत्ति वाले मानव अधिकार को हटाइए,
तो अगर ये गोलकनाथ होता तो आप 91F को हटा नहीं सकते थे। हमारे यहाँ समाजवाद है, असमानता है, आर्थिक गरीबी है, हम नहीं चाहते मानवाधिकार संपत्ति का, लेकिन गोलकनाथ के अंतर्गत आप नहीं हटा सकते थे। तो इसमें यद्यपि पालकीवाला ने ये सोच विकास की, लेकिन इसमें भी थोड़ी कुछ तकलीफ थी। 1973 में केरला से जमीन के विषय में एक केरलाइट मलयाली का नाम है केशवानंद भारती, वो पहुंच गया उच्चतम न्यायालय के नीचे से चलते हुए, और वहां यही प्रश्न वापस आया, और वापस 13 जज बैठे ये देखने के लिए कि गोलकनाथ सही है कि नहीं। ये पालकीवाला के सबसे जबरदस्त उच्च श्रेणी की एडवोकेसी का समय था, जिन्होंने, मैं समझता हूं, उनके कारण जो आज हमारी पद्धति है उसके आधार पर भारत कभी भी सांवैधानिक रूप से कभी भी तानाशाह नहीं हो सकता, कभी भी भविष्य में। ये अलग बात है कि कोई आर्मी का आदमी मार काट करके देश पे कब्जा कर ले, लेकिन संवैधानिक रूप से जैसा कि अयूब खान ने किया पाकिस्तान में संशोधन करके, या कितने लोगों ने किया, जर्मनी में हुआ, संविधान के सबसे नीचे वाले तत्व को, जिसको कहते हैं ग्रुंड नॉर्म को संशोधित करके, ये जर्मन शब्द है, आप संविधान के आधार और उसके समर्थन से तानाशाह बन जाओ, ये भारत में नहीं हो सकता। तो क्या था केशवानंद भारती? केशवानंद भारती में 13 जजेस थे और 6 ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि संशोधन का प्रावधान है 368 बड़ा स्पष्ट 2/3 द्वारा, और आप कह रहे हैं संशोधित कर ही नहीं सकते कभी, तो गोलकनाथ गलत है। 6 ने दूसरा मत लिया कि गोलकनाथ सही है, 6 और 6 12। अब पालकीवाला को आवश्यकता हुई कि अपने गोलकनाथ वाली थियरी को थोड़ा सा न्यूआंस करे, खुद संशोधित करे, और उस एक 13वें जज के मेजॉरिटी से मूल ढांचे वाला हमारा प्रादुर्भाव हुआ थियरी। वो जज था HR खन्ना। पालकीवाला ने दलील की कि चलिए मैं मानता हूं कि गोलकनाथ ने कुछ ज्यादा कह दिया कि आप संशोधन कर ही नहीं सकते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप संशोधन कर भी सकते हैं तो वो मूल तत्व, वो मूल ढांचे जो अस्मिता और आत्मा है संविधान, उनको आप संशोधित नहीं कर सकते, जिनको मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता हूं। अभी बड़ी सरल सी एक वाक्य है, लेकिन इसका फलसफा, सोच, वो सीधा ग्रंथों में जाता है। और साथ में दूसरा सिद्धांत बोला कि क्या मूल ढांचा है वो केस बाय केस अलग अलग खंडपीठें निर्णित करेंगी, कोई सूची नहीं है। तो आज इस केस में हम निर्णित करेंगे कि संविधान संशोधन अपने आप में असंवैधानिक है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि संविधान संशोधन भी असंवैधानिक हो सकता है, लेकिन वो संविधान का संशोधन खुद असंवैधानिक तब होगा जब वो भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करेगा। क्या है मूल ढांचा? वो केस बाय केस डिसाइड करेगी न्यायपालिका। उदाहरण के तौर पे आपने कल संविधान संशोधन 2/3 से किया कि इस देश में जो प्रावधान है प्रियम्बल में कि यहाँ पर बराबरी होनी चाहिए, तो बराबरी हटा दीजिए, इक्वालिटी को डिलीट कर दीजिए, 14, 15, 16 को हटा दीजिए। तो उस केस में जब वो चुनौती दी जाएगी तो कोर्ट निर्णय करेगा कि क्या ये इतना मौलिक, इतना फंडामेंटल है कि इससे हमारा अस्मिता और पहचान संविधान की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स डिस्ट्रॉयड। और अगर है तो संविधान संशोधन खराब है। उसके बाद कई केसेस आए जिसमें अलग अलग केसेस में अलग अलग उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा कि ये संविधान के मूल तत्व के विरुद्ध है, ये संविधान के मूल तत्व के विरुद्ध नहीं है। जैसे कई केस, मिनर्वा मिल्स में एक प्रावधान था कि ये कानून हमने पास किया है, इस कानून को कोई भी कोर्ट देख नहीं सकता। कोर्ट का पूरा पुनर्विचार, जुडिशियल रिव्यू हम इस संविधान में लिखा, संशोधन करके संविधान उस संवैधानिक संशोधन को उच्चतम न्यायालय मिनर्वा मिल्स में जो 78 में आया, केशवानंद के 5 साल बाद, कहा कि यह संविधान संशोधन असंवैधानिक है, क्योंकि जब आप गणतंत्र में न्यायिक पुनर्विचार को हटा देते हैं तो वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। इसी तरह से अगर कल आप कहते हैं कि राजशाही है ये देश, मोनार्की है, गणतंत्र नहीं है, तो कह सकते हैं आप 2/3 का आपका बहुमत है तो,
लेकिन मैं समझता हूं कि वो संविधान संशोधन खुद असंवैधानिक हो। ऐसे कई निर्णय आ गए, जैसे वन मैन वन वोट या वन वुमन वन वोट, बराबरी का वोट है, मेरे वोट का वैल्यू उतना ही जितना आपके वोट का है, लेकिन कानून पास हो जाए कि सिंघवी के वोट का 2 वैल्यू है, आपके वोट का 1 वैल्यू है, 2:1 रेशो। संविधान को 2/3 की संशोधन से आप कह सकते हैं। मेरा मानना है कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन इसलिए करेगा क्योंकि ऑलरेडी इंदिरा नेहरू गांधी राजनारायण वाले केस में निर्णित हो गया है कि गणतंत्र, लोकतंत्र मूल ढांचे का हिस्सा है। निश्चित है, अगर हम लोकतंत्र नहीं है, गणतंत्र नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं संविधान का मूल ढांचा नहीं बदला। और गणतंत्र और लोकतंत्र की जो मूल ढांचा मान लिया गया है, उसका आधार है एक व्यक्ति एक वोट। बिना एक व्यक्ति एक वोट से कैसे हो सकता है स्वतंत्र चुनाव? तो इस प्रकार से इसकी दलीलें होती हैं, लेकिन पालकीवाला अपनी एक इजाद छोड़ के चले गए। और HR खन्ना, जिन्होंने वो 13वें जज ने ये इस्तेमाल कर लिए शब्द, उससे ये आज बरकरार है। भगवान न करे कि कभी भी कोई भी खंडपीठ 13 की हो, 15 की हो, 17 की हो, 35 की हो, आज हमारे यहाँ 35 जज है, इस सिद्धांत को बदले, क्योंकि ये सबसे जबरदस्त शक्तिशाली एक रोक है तानाशाही का। कोई भी तानाशाह संविधान के संशोधन द्वारा इस देश को गणतांत्रिक लोकतांत्रिक पहचान से बदल नहीं सकता। वैसे इसका एक फुटनोट है, 73 में निर्णय आया, 75 में जब जद्दोजहद चल रही थी सरकार की और उच्चतम न्यायालय की, तो एन राय साहब ने वापस एक पुनर्विचार की बेंच बनाई 13 जजेस की, यानी बेंच छोटे लोगों की, कम जजेस की थी, ये पुनर्विचार करने को कि क्या केशवानंद भारती पर वापस पुनर्विचार होना चाहिए। HR खन्ना ने लिखा है अपनी किताब में, अपनी स्मृतियों में, कि जब ये पुनर्विचार की बेंच बनी तो पालकीवाला जिन्होंने कोर्ट आना कम कर दिया था, उस विशेष आए 1975 में कोर्ट। और कोट करता हूं मैं HR खन्ना के मेमोइर्स में, पालकीवाला rose to such heights of eloquence which have seldom ever been equaled and never surpassed in the history of the Supreme Court. 2 दिन तक पालकीवाला ने इसकी बहस की 75 वाले में, और तीसरे दिन अपने आप बेंच ने अपने आप को डिसॉल्व कर दिया, और पुनर्विचार का जो एक अंदेशा था या कुछ लोगों का उद्देश्य था, वो कभी नहीं हुआ। दोस्तों, अब हो गए 7:26, 5-7 मिनट और 2 और मुद्दों में। एक तो न्यायपालिका के विषय में। आप जानते हैं नियुक्तियों के विषय में 124 है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अनुच्छेद, और वैसा ही बिल्कुल वही शब्दों वाला 217 है न्यायाधीशों की नियुक्ति वाला उच्च न्यायालय के लिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट with in consultation with the Chief Justice and his judges। तो शब्द जो हैं, इससे मैंने कहा कि सिर्फ शब्द पढ़ना पूरा नहीं होता है, उसके बाद जो उन शब्दों का के ऊपर लेयर लगाए जाते न्यायालयों के निर्णय द्वारा, उनसे फर्क पड़ता है। तो शब्द बड़े सरल हैं कि केंद्र सरकार विल अपॉइंट विद द इन कंसल्टेशन विद, सलाह करके। चूंकि कई ऐसे नियुक्तियां हुई जिनसे न्यायपालिका असंतुष्ट थी, तो 90 के शुरुआत के दशक के शुरुआत में न्यायपालिका ने इस कंसल्टेशन शब्द को इंटरप्रेट करके कहा कंकरेंस है, यानी आप सलाह से नहीं, आप सिर्फ न्यायपालिका की अनुमति से नियुक्त कर सकते हैं। ये फर्स्ट जजेस केस कहते हैं। सो इससे इस प्रकार न्यायपालिका ने एक प्रकार से अधिकार क्षेत्र जबरदस्ती ले लिया केंद्र सरकार से, 124 में भी और 217 में भी, क्योंकि उनको लगा, और उस वक्त भावना भी ऐसी थी देश में कि कई ऐसी नियुक्तियां हुई हैं जो हम नहीं समझते अच्छी हैं, और इसलिए अच्छा किया। खैर 1992 का ये निर्णय है, जजेस केस कहते हैं, फर्स्ट जजेस केस। ये चला, लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी, आशाएं थी। 2000 तक 8-9 साल में
और विशेष रूप से 2005 तक पूरी तरह से असंतुष्टता फैल गई कि जजेस जिन्होंने अधिकार क्षेत्र अपने ऊपर ले लिया है वो खुद इतनी राजनीति खेलते हैं नियुक्तियों में कि ये अधिकार क्षेत्र लेना जबरन एक संतोषजनक हल नहीं है। सिर्फ आपने सलाह को अनुमति बना दिया शब्द को। तो अभियान चला जो 4 साल पहले नेशनल जुडिशियल कमीशन, तो नेशनल जुडिशियल कमीशन में प्रादुर्भाव हुआ। जब वो डिबेट हुआ तो मैंने ही ओपन किया था। नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने का जो प्रस्ताव था उसमें एक कानून था और एक संवैधानिक संशोधन भी था। तो मैंने कहा कि हमने 40 साल तक 1950 से 1990 तक लगभग केंद्र सरकार द्वारा सलाह के साथ नियुक्तियां दी और कोई इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन बाद में असंतोष हुआ। तो मैं समझ सकता हूं कि उस असंतोष को संभालने के लिए आपने 40 वर्ष बाद एक नया मॉडल लाया जिसको कहते हैं हम न्यायिक नियुक्तियां न्यायपालिका द्वारा। लेकिन मैंने कहा जब उसी प्रकार से 15 वर्ष 20 वर्ष में यह असंतोष बढ़ गया इतना कि न्यायपालिका नहीं कर पा रही है सही रूप से, इतनी वैकेंसीज है, इतना राजनीति है, तो अब 2 मॉडल ट्राई कर लिए, तो एक तीसरा मॉडल ट्राई करें, राष्ट्रीय न्यायपालिका वाली समिति, नेशनल जुडिशियल कमीशन। वैसे नेशनल जुडिशियल कमीशन 80% न्यायपालिका का ही था, क्योंकि इसे प्रधानमंत्री होते एक अतिरिक्त और शायद एक कानून मंत्री होते, उसके अलावा अधिकतर लोग न्यायाधीश थे जो कि पहले भी जजेस केस के अंतर्गत भी जो कोलिजियम बनाते हैं और एक विशेषज्ञ की भी स्थान था, लेकिन बहुमत था न्यायाधीशों का। लेकिन जब आपने इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र का चुस्का ले लिया 15 वर्ष तक, तो न्यायपालिका तैयार नहीं थी इस अधिकार क्षेत्र को छोड़ने की। उन्होंने निर्णय दिया, 2-4 साल पहले का निर्णय है कि ये जो कानून 99.99% द्वारा पारित किया था दोनों हाउस, यानी एक व्यक्ति ने सिर्फ असहमति व्यक्त की 750 एमपीज में, 500 से ज्यादा लोकसभा में, 250 के लगभग राज्यसभा में, 750, उसको न्यायपालिका ने उस संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। एक संविधान संशोधन था, नेशनल जुडिशियल कमीशन में 2 पारित हुए थे, कानून और संविधान, इस आधार पे कि इससे मूल ढांचा संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन होता है, क्योंकि न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को कार्यपालिका ले रही है। ये दूसरा उदाहरण है, विपरीत उदाहरण, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। वो उदाहरण बिल्कुल सही था, तानाशाही वाला, या एक व्यक्ति एक वोट वाला, या एक राजसी सरकार बनाने वाला। लेकिन ये कहना कि अगर आप नियुक्ति जो 40 वर्ष तक केंद्र सरकार के पास थी, जो आपने जबरन ली और अब वापस कानून द्वारा ली गई है, इसको कहना कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन है, ये शायद सही नहीं है। लेकिन ये आपको एक मूल ढांचे का भी एक किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है डॉक्ट्रिन का, उसका उदाहरण देता है। आपातकाल के प्रावधान है 352 से 360 तक। जो एक आपातकाल का फेज आया था हमारे देश में 70 वाले दशक के अंत में, उसको कठिन करने के लिए 352 में 2 प्रावधान बदल दिए गए हैं। पहले था आंतरिक डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको अब आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। यानी आपातकाल घोषणा के लिए या तो बाहरी युद्ध हो, वॉर, और या आंतरिक डिस्टर्बेंस पर्याप्त नहीं है, सशक्त आर्म्ड क्रांति होनी आवश्यक। और दूसरा अनुच्छेद 20 और 21 को, जिसको राइट टू लाइफ कहा जाता है, उसको आप सस्पेंड नहीं, विलंबित नहीं कर सकते उस वक्त, ये भी चेंज लाएगा। खैर, मैं तो वैसे इसमें बोल सकता हूँ 1 घंटा भी और 2 घंटे भी और, लेकिन आपने 90 मिनट तक मेरे को सहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी और मुलाकात होगी तो जो बाकी प्रावधान बचे हैं संविधान की, उसकी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मुख्य बिंदुओं की हमने आज बात कर ली है, और अब मैं आपके कुछ प्रश्न देखता हूं और प्रयत्न करता हूं अगर मैं जवाब दे सकूं।
देखिए, ये बहुत सारे जो आए हैं प्रश्न, ये बहुत ब्रॉड है, ये अपने आप में एक लेक्चर के स्तर के हो सकते हैं। संविधान के चश्मे से आप वर्तमान समस्याओं को कैसे देखते हैं? तो वर्तमान समस्याओं को अगर संविधान के चश्मे से, तो मैं पूरा एक लेक्चर दे सकता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा व्यापक है। कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस और लिटिगेशन पर भी प्रकाश डालें। मैंने आपको बहुत सारा संवैधानिक लिटिगेशन की ही बात की। संविधान के शब्द एक तरफ होते हैं और जो निर्णयों द्वारा उन पर प्रकाश डलता है वो अपनी जगह रखते हैं, और कई बार उनका विपरीत अर्थ होता है। जैसा मैंने आपको बताया 124 में कंसल्टेशन शब्द है, उसको कंकरेंस बना दिया, सहमति बना दिया, यानी मेरी सहमति पर आप नहीं कर सकते, मेरे सलाह करके नहीं। Do you feel that our constitution is a perfect document or does it need to be redrafted? बिल्कुल नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि कोई चीज परफेक्ट है, सुधार का बहुत स्कोप है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमने संशोधन कुछ ज्यादा कर दिया। पालकी वाला कहते थे कि संविधान, देखिए 250 वर्ष में अमेरिका के संविधान में मुश्किल से 20 संशोधन हुए। हमारे 70 वर्ष के इतिहास में 104 नंबर संशोधन चल रहा है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि संविधान को एक पत्रकारिता वाले जो फोर्टनाइटली होता है या जो हर हफ्ते निकलने वाला पीरियोडिकल होता है, वो नहीं बनाना चाहिए। तो इसमें कोई स्थायित्व चाहिए, कोई एक स्थिरता चाहिए। तो हमें बहुत सोच समझ के दूरगामी संशोधन करने चाहिए, और हमेशा सिर्फ इसलिए कि हमको कुछ तो कुछ चीज से खेलना है, उस वक्त के मौसम के अनुसार कुछ सोच है, बदलाव है, उसको हम संविधान से बदल दें, तो उससे इसकी जो ठोसता है, स्थिरता है, इसकी जो दूरगामी दृष्टि है, इसकी जो अस्मिता है, इसकी जो गहराई और गंभीरता है, उस पर एक दुष्प्रभाव पड़ेगा। In the last few years, Tanya Arora, the spirit of the Constitution is being eroded by actions of the government and fundamental rights of citizens. Supreme Court is also not given too much confidence in upholding. What opinions, what options do citizens of the country have in such a scenario? मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। कई ऐसे प्रसंग आए हैं जहां पर हमारे मूल तत्वों, मूल स्तंभों, मूल सिद्धांतों पे प्रहार हुआ है, और उच्चतम न्यायालय ने हमेशा समय से हमें वो भरोसा नहीं दे पाए हैं, और विशेष रूप से वो राहत नहीं दे पाए हैं जो देनी चाहिए। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। इसके उदाहरण अभी भी लंबित हैं। नागरिकता के विषय में इस तरफ हो या उस तरफ हो, आपको निर्णय देना अति आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही बात क्या है। धर्मनिरपेक्षता के विषय में जो कई चीजें होती रहती हैं इस देश में, विशेष रूप से पिछले 6-7 वर्षों में, उसमें हमें अपने संविधान की तरफ देखना अति आवश्यक है, और उसकी अस्मिता और उसकी आत्मा को समझना आवश्यक है। लेकिन अंततोगत्वा ये सब चीजें उच्चतम न्यायालय के जल्दी हस्तक्षेप से ही निर्णित होती है। वो हस्तक्षेप इधर का हो या उधर का हो, वो विवाद को अंत देता है, वो विवाद को स्थिरता देता है। मैं उसके मेरिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसको लटकाना, उसको निलंबित करना, उसको स्थगित करना, ये देश के हित की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात कही कि आपने तानाशाही संविधान के समर्थन से आती है। क्या भारत में कुछ ऐसे असांविधानिक संविधान संशोधन भी हुए हैं जो प्रकारांतर के से संविधान को समर्थन देने वाली इसी प्रक्रिया का ही हिस्सा है? देखिए, कई चीजें ऐसी होती हैं जो प्रहार करती हैं बिना संवैधानिक संशोधन के। मैंने संविधान की बात की और संविधान संशोधन की बात, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप प्राकृतन के किसी भी स्तंभ पे, उदारता से लेकर, बराबरी से लेकर, धर्मनिरपेक्षता से लेकर किसी भी प्रहार करना चाहते हैं, तो उसको संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। आप अगर वो भरोसा नहीं दे पाते, आज अगर आप खुद कितना भी भाग नहीं ले, लेकिन अगर जो सशक्त लोग हैं, जो सत्तारूढ़ लोग, वो ऐसी चीजें करें, ऐसे वक्तव्य दें जिससे भरोसा कम हो जाए, आपसी वैमनस्य विभाजन की बातें हो, और उनको को दंड नहीं हो, प्रतिबंध नहीं हो, रुकावट नहीं हो, तो निश्चित रूप से बिना संविधान के संशोधन के
संविधान की अस्मिता और संविधान की जो एक सोच है उसको बहुत बड़ा ठेस लगता है। और अगर ये बार बार होता है, अगर ये बिना रुकावट के होता है, तो संविधान का वो जो मूल्य है, इस केस में मैं बात कर रहा हूँ धर्मनिरपेक्षता, वो नगण्य हो जाता है। किसी चीज का बार बार अगर उल्लंघन हो तो निश्चित रूप से कार्यपालिका को बड़े कठोर और स्पष्ट शब्दों में हस्तक्षेप करके रोकना आवश्यक है, नहीं तो वो मूल्य, संवैधानिक मूल्य नष्ट हो जाएगा। ये मैंने जो प्रश्न बोले, मैं नाम नहीं ले रहा था पहले, तारावती मीना का था, उससे पहले तानिया अरोड़ा का था, और ओम सापड़ा का प्रश्न मैंने पढ़ा, विनोद विट्ठल का पढ़ा। मैं समझता हूँ अब तो 7:40 हो गए हैं, प्रश्नोत्तर तो चलते रहेंगे, लेकिन ये मुख्य प्रश्न आए थे। बाद में अगर भाग 2 कभी होगा, बाकी प्रावधानों पे और प्रश्न लेंगे। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतना समय दिया, और उससे ज्यादा मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आपने रोचकता दिखाई एक ऐसे विषय में जिसको लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मान के चलते हैं। अच्छी बात है, आप मानते हैं इसको, लेकिन फॉर ग्रांटेड लेना अच्छी बात नहीं।